होगा कि कल को अगर कोई रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड आ गया है तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना, आपको करना पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें 1000 रुपया भी लगा पाएंगे, 1 लाख रुपया भी लगा पाएंगे। आज अगर नासिक में मेरे को रियल एस्टेट लेना है, मे भी 50 लाख मेरे को लगाना पड़ेगा, पर जब म्यूचुअल फंड आ जाएगा उसके जरिए, जैसे आज इक्विटी में हो रहा है, छोटे से छोटे अवधि हम रियल एस्टेट म्यूचुअल के जरिए रियल एस्टेट में लगा पाएंगे और रियल एस्टेट अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले पाएंगे। I 100% agree that ULIPs are long term, but most of the people who come to sell, they always say after 3 years you can stop. I think insurance companies must put a stop to this because that is confusing a lot of people. Forums like this is the right opportunity, and perhaps publications and continuous education and strong action by the insurance companies against those people. सुदीप, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जिसको जानकारी ना हो शेयर बाजार की, जिसके पास इतना समय ना हो कि थोड़ा बहुत तो कम से कम समझे बाजार को, उनको डायरेक्टली शेयर में आके एकदम से ट्रेडिंग शुरू कर देनी, डे ट्रेडिंग शुरू कर देनी और रोज देखना कि मेरा आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया, क्या आप मानते हैं, आप देश के सबसे बड़े ब्रोकिंग आउटफिट हैं, क्या आप मानते हैं कि ये जिसके पास कोई जानकारी ना हो, जिसके पास कोई ज्यादा नॉलेज ना हो, उनके लिए शायद सही रास्ता नहीं है और उनको इक्विटी पहले समझनी चाहिए म्यूचुअल फंड या यूलिप के जरिए और फिर आना चाहिए डायरेक्टली शेयर खरीदना? बिल्कुल सही विवेक, हम लोग हमेशा मशवरा यही देते हैं कि जिनके पास जानकारी नहीं है या जिनके पास जानकारी होने के बावजूद भी उनके पास उतना टाइम नहीं है समझने का, उनको कभी डायरेक्टली मार्केट में नहीं आना चाहिए। किसी एक्सपर्ट को ट्रस्ट करिए, या तो आपका एडवाइजर या ब्रोकर जो है उसको ट्रस्ट करिए, या वहां पे भी आप नहीं जाना चाहते हैं, ट्रस्ट एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स। वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपके पैसा हैंडल कर रहे हैं, दे आर डाइवर्सिफाइंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो, उनको ट्रस्ट करिए। आपको लंबी अवधि के लिए पैसा रखना है, आपको पैसे की सुरक्षा बहुत बहुत जरूरी है, आपका कोई तरह का इंश्योरेंस चाहिए, आप यूलिप के थ्रू जरिए मार्केट में आइए। बहुत जरिया है, पर कैपिटल मार्केट को भूलिए मत, कैपिटल मार्केट से नजर मत हटाइए। थोड़ा बहुत जितने आपकी रिस्क एपेटाइट है उतने रखिए, लेकिन ये नहीं है कि सारे पैसे उसमें डाल दें। जरूर, लेकिन अच्छा, एक इक्विटी का थोड़ा बहुत एक्सपोजर आप कह रहे हैं, जरूर अहम। जी अंकल जी। I 100% agree that ULIPs are long term, but most of the people who come to sell, they always say after 3 years you can stop. I think insurance companies must put a stop to this because that is confusing a lot of people. I think This is perfectly valid observation. I think there is a lot of mis-selling happening in the unit-linked business. Perhaps that is one of the reasons why perhaps the industry is getting a bad name. So forums like this is the right opportunity, and perhaps publications and continuous education and strong action by the insurance companies against those people. So mystery trawling and then regulatory vigilance is important. So I strongly believe, and I keep on telling that if you are looking at an investment horizon less than 5 years, please do not touch unit-linked plans. We'll be very happy, or perhaps there is an ombudsman, like he is mentioned that there is a SEBI thing. We have an equivalent of that in the IRDA. So IRDA website is there, and we also have ombudsman. In addition to the IRDA, there are specific, each state has got an ombudsman. So it can actually, every ombudsman address is also available in the IRDA site. You can give a complaint to them, take the address of the particular intermediary who is giving you that kind of advice, and then we will, the industry will definitely take action. जी आप। अभी मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां सब आ गई है, तो इनको कैसे अपने, कोई इनके ऊपर ऐसा कोई जैसे रेटिंग है या कोई ऐसी चीज है जिससे पता चले कि इनकी सेफ्टी क्या है? जी देखिए, रेटिंग इस तरह से नहीं है, लेकिन कुछ एक दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स की एक रेटिंग की जाती है क्रिसिल द्वारा, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और ये हर क्वार्टर में एक लिस्ट रिलीज करते हैं कि कितने फंड्स उनके जो टॉप कैटेगरी में हैं वो हैं कि नहीं। फिर एक जैसे वेबसाइट है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, वो अपनी एक रेटिंग देते हैं अपने नजरिए से, moneycontrol.com, वहां पर आपको बहुत सिंपल तरीके से आप जान पाएंगे कि आपके जो फंड हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, वो कौन सी कितनी रैंकिंग पर अभी आजकल चल रहे हैं। लेकिन उसमें फिर एक ही बात है कि आप केवल ये मत देखिए कि आज उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये भी देखिएगा कि 5 साल या 10 साल में कैसा किया उस फंड। जी आप। FIIs ने जितना पैसा इंडिया में आके बनाया है, उतना पैसा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने नहीं बनाया है इंडिया में रह के। और पहली बात ये क्यों है, और दूसरी बात क्या
डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एफआईआईज को बीट कर सकते हैं क्या रिटर्न्स के मामले में? फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआईज ने जो पैसे बनाए हैं देश में, ऑब्वियसली बनाएंगे क्योंकि अगर आप पूरे मार्केट का ओनरशिप देखिए तो मार्केट का 20% जो है वो एफआईआईज के पास है। म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल एक्सपोजर मार्केट का है वो रफली अबाउट 5% के आसपास है, और जो आम पब्लिक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका परसेंटेज 14% है। तो जब उनकी ओनरशिप ज्यादा है तो ऑब्वियसली उन्होंने ज्यादा अब तक गेन किया। बट इज दिस द एंड ऑफ द मार्केट? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट। और आज वो हमारे देश में एफआईआई हैं, कल को हम उनके देश में एफआईआई होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में लोगों का रुझान बढ़ा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की तरफ। हाँ, हम भी म्यूचुअल फंड के द्वारा वो रूट प्रदान करते हैं, और हमारी सेविंग्स की पद्धति जो है वो अब बढ़ रही है ना, तो उस पद्धति का जो असर होगा वो हम उनके देश में जाके उनके यहाँ एफआईआई के रूप में निवेश करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक और आपको मैं बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, देखिए एफआईआईज के पोर्टफोलियो तो बहुत हिडन रहते हैं, पता नहीं उनका क्या रिटर्न बनाया, लेकिन एफआईआईज जो ऑफशोर फंड के द्वारा निवेश करते हैं, उन ऑफशोर फंड्स के परफॉर्मेंस तो हमें दिखते हैं, उनका प्रदर्शन म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो इसलिए ये कहना कि म्यूचुअल फंड्स ने वो गेन नहीं बनाया जो एफआईआईज ने बनाया है, वो सही नहीं है। हाँ। समय की पाबंदी है, माफी चाहता हूं, और सवाल नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए आज मनी यात्रा पे। नासिक में फाइनेंशियल प्लानिंग की पाठशाला यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मनी यात्रा जारी रहेगी और अगला पड़ाव है महाराष्ट्र का शहर अमरावती।